नमस्कार मित्रों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर यहाँ उपस्थित हूँ वह शिवाजी के जीवन वृत्त से संबंधित है। शिवाजी का कुल अपने आप को मेवाड़ के प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश की संतान मानता है। उदयपुर राज्य में भोसावत नाम की एक जागीर है। मुसलमानों ने जब उदयपुर को जीत लिया तो भोसावत के कुंवर सज्जन सिंह वहां से भागकर दक्षिण में जा पहुंचे। वे ही भोसले कुल के प्रथम पुरुष थे। कालक्रम में इस कुल के लोग आयुध आजीवी हो गए। दक्षिण में उस समय कई एक मुस्लिम राज्य थे। भोसले कुल के योद्धा इन्हीं में से किसी न किसी राज्य की सेना में भर्ती होने लगे। शिवाजी के पितामह मालोजी ने अहमदनगर के सुल्तान की सेवा करना स्वीकार किया। सुल्तान ने उनका बहुत आदर किया और उनका विवाह शाही दरबार के एक प्रमुख सामंत की बहन से हो गया। तब सन 1594 में शिवाजी के पिता शाहजी का जन्म हुआ। अहमदनगर के दरबार में बहुत से मराठा पदाधिकारी थे। उनमें अग्रगण्य थे एक वैभव संपन्न सामंत जिनका नाम लाखोजी था। नगर के हिंदू समाज में उनका स्थान सर्वोपरि था। प्रत्येक उत्सव के अवसर पर वे अपने प्रासाद तथा प्रमदवन के द्वार समस्त हिंदू भाइयों के लिए खोल देते थे। सन 1599 की वसंत में लाखोजी के घर पर होली का उत्सव मनाया जा रहा था। अभ्यागत गण एक दूसरे के शुभ्र वर्ण वस्त्रों पर रंग डालते हुए इतस्ततः घूम रहे थे। प्रांगण के 3 पार्श्वों पर विस्तृत अलिंद में उपासीन बच्चे अपने गुरुजनों की इस क्रीड़ा को निहार रहे थे। तब सहसा लाखोजी की 5 वर्षीय पुत्री जीजाबाई अभ्यागतों के आमोद प्रमोद का अनुकरण करने लगी। वे भी इधर उधर दौड़कर लोगों पर रंग डाल रही थी। उनके समवयस्क शाहजी ने उनका अनुकरण किया और वे जीजाबाई के वस्त्रों पर रंग डालने लगे। दूसरे क्षण दोनों बच्चों ने एक दूसरे को आपात मस्तक अभिषिक्त कर दिया। दोनों बच्चे खड़े खड़े हंस रहे थे। उनके नैनों में आनंद की तरंगे उठ रही थीं। उसी समय लाखोजी उस ओर आ निकले। उन दोनों बच्चों को देखकर वे विभोर हो गए और वे बोले, वाह क्या सुंदर जोड़ी है। मालोजी खड़े खड़े सुन रहे थे। वे महत्वाकांक्षी तो थे ही, उन्होंने तुरंत ही वहां पर उपस्थित लोगों का ध्यान लाखोजी के कथन की ओर आकृष्ट किया और कह दिया कि दोनों बच्चों की सगाई पक्की हो गई। किंतु लाखोजी तो अहमदनगर के दरबार में अग्रगण्य हिंदू सामंत थे। वे स्वप्न में भी वह यह विचार नहीं कर सकते थे कि उनकी पुत्री की सगाई एक आयुध आजीवी के पुत्र के साथ होगी। अपने सहज भाव से कहे गए शब्दों की यह व्याख्या सुनकर वे रतंबित रह गए। उन्होंने उस समस्त प्रसंग को हंसी में उड़ा देना चाहा, किंतु अगले दिन प्रातःकाल ही मालोजी ने उनके पास कहला भेजा कि सगाई पक्की हो जाए। लाखोजी ने यह आमंत्रण अस्वीकार कर दिया और मालोजी ने इस अपमान पर क्रुद्ध होकर उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया। इस विवाद का समाचार अहमदनगर के सुल्तान ने सुना। लाखोजी उनके स्वामी भक्त सामंत थे और मालोजी थे एक योद्धा। वह उन दोनों में से किसी को भी गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने तुरंत ही मालोजी को पंच हजारी बना दिया और उन्हें एक जागीर भी प्रदान कर दी। मालोजी का स्थान अब भी लाखोजी के समकक्ष नहीं था, किंतु मालोजी अब एक प्रतिष्ठा प्राप्त पदाधिकारी थे। सुल्तान का अनुरोध मानकर लाखोजी झुक गए। जीजाबाई की सगाई शाहजी के साथ हो गई। 5-6 वर्ष के उपरांत उन दोनों का विवाह भी हो गया। 4-5 वर्ष के उपरांत पति पत्नी एक साथ वास करने लगे। तब जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम संभाजी रखा गया। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए शाहजी भी अहमदनगर की सेना में भर्ती हो गए। किंतु सन 1636 में अहमदनगर राज्य का पतन हो गया। तब शाहजी बीजापुर राज्य की सेना में भर्ती हो गए।
उनके नए स्वामी ने उनकी पैतृक जागीर को उनके नाम बहाल कर दिया। दक्षिण के 5 मुसलमान राज्यों में से अब केवल 2 का ही अस्तित्व रह गया था, गोलकुंडा तथा बीजापुर। संधि के अनुसार दोनों राज्य दिल्ली के मुगल शहंशाह के करत थे, किंतु वस्तुतः वे दोनों राज्य स्वाधीन सत्ता का ही उपभोग कर रहे थे। अपने नाम मात्र के आधिपत्य को प्रकृत प्रभुता में रूपांतरित करने के लिए शाहजहां ने बीजापुर की ओर अभियान कर दिया। इसके पूर्व वह उन समस्त अंचलों पर अधिकार जमा चुका था जो अभी कुछ दिन पूर्व तक अहमदनगर राज्य के अंतर्गत थे। शाहजी की जागीर जो अहमदनगर के सुल्तान ने उनके पिता मालोजी को प्रदान की थी, मुगल सेना के मार्ग में बढ़ती थी। उन्होंने कुछ दिन तक मुगल सेना को प्रतिरुद्ध करने का प्रयास किया, फिर वे रणक्षेत्र से ही बीजापुर की ओर पलायन कर गए। उस समय उनके पुत्र संभाजी उनके साथ थे, किंतु जीजाबाई उनकी जागीर के साथ साथ पीछे छूट गई और जीजाबाई उस समय पुनरेण आपन्न सत्वा थी। जीजाबाई ने पार्वत्य प्रदेश के एक दुर्ग शिवनेर में शरण ली। उनके कुछ स्वामी भक्त सैनिक उस जीर्ण शीर्ण दुर्ग की प्राचीरों पर पहरा देने लगे। दुर्ग के चारों ओर एक जन शून्य बीहड़ फैला हुआ था, किंतु जन संकुल मैदान की तुलना में यह स्थान भय विमुक्त था। मैदान में दिल्ली और बीजापुर की सेनाएं उस सीमांत अंचल पर आधिपत्य जमाने के लिए विकट विग्रह कर रही थीं। दोनों सेनाओं के सैनिक अधिकांश में वेतनार्थी विदेशी थे, अरब, पठान, तुर्क, अफ्रीकी। उनका वेतन मिलने में साधारणतः विलंब होता रहता था और वे हिंदू किसानों पर अभूतपूर्व अत्याचार करने निकल पड़ते थे। किसानों की खेती नष्ट कर दी जाती थी, किसानों के ढोरों तथा स्त्रियों और बालकों का अपहरण किया जाता था। किसी भी पक्ष के सैनिक इस बात का ध्यान नहीं रखते थे कि लूटा जाने वाला किसान किस राज्य की प्रजा है। धीरे धीरे वहां की धरती पर खेती बाड़ी होना बंद हो गया और स्वयं किसान लोग भी लूटपाट करने लग पड़े। जीजाबाई प्रसव के लिए प्रस्तुत हो रही थीं। वे अत्यंत धर्मप्राण स्त्री थीं। आपन्न सत्वा स्त्री के लिए जो संस्कार हिंदू शास्त्रों में विहित है, उन सबको उन्होंने सावधानी से संपन्न किया। दुर्ग की प्राचीरों पर प्ररूढ़ सैनिक चारों दिशाओं की ओर ताकते हुए चौकन्ने रहते थे, किंतु जीजाबाई एक अभूतपूर्व शांति का उपभोग कर रही थी। एक रात स्वप्न में उन्होंने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि उनके गर्भ में विद्यमान बालक बहुत विख्यात होगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी सुनने वालों में वे अकेली नहीं थी। दक्षिणापथ में इस प्रकार की जनश्रुति सर्वत्र व्याप्त थी। उस प्रांत में हिंदू स्वातंत्र्य की स्मृति अभी भी अक्षीण थी और हिंदू जाति के पुनरुत्थान की प्रत्याशा अभी तक प्राणहीन नहीं हुई थी। शिवाजी के जन्म से कई मास पूर्व एक भव्य भविष्यवाणी दक्षिणापथ के ग्राम ग्राम में प्रतिध्वनित हो उठी थी। मुक्ति का मुहूर्त आसन्न है। देवियां गर्व गर्भित गीत गाकर उसका स्वागत कर रही हैं और स्वर्ग से धरा के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है। 16 अप्रैल सन 1627 के दिन जीजाबाई ने अपने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया। इनका नाम शिवाजी रखा गया। हिंदू कुल में पुत्र के जन्मोत्सव पर संपन्न होने वाले संस्कार अन्य अवसरों पर विहित संस्कारों के समान ही जटिल होते हैं और उन संस्कारों में प्रथम स्थान पिता का होता है, किंतु वे पिता जिनको आज जीजाबाई के पर्यंक के पार्श्व में प्रस्तुत होना चाहिए था, बहुत दूर चले गए थे। पिता का प्रतिनिधित्व परिवार के किसी अन्य पुरुष को करना पड़ा और इस प्रकार शिवाजी के जात संस्कार पूरे हुए। दूसरी ओर मुगल सेनापति अभी भी शाहजी को खोज रहा था, कारण जब तक उस प्रदेश के जागीरदारों को पकड़कर उनको मुगल बादशाह के प्रति आत्मसमर्पण करने के लिए विवश नहीं किया जाता, तब तक उस प्रदेश की विजय विगत संशय नहीं मानी जा सकती थी। मुगलों को जब यह ज्ञात हुआ कि शाहजी उस प्रदेश का परित्याग कर बीजापुर पहुंच चुके हैं, तो वे लोग शाहजी की पत्नी तथा उनके पुत्र की खोज करने लगे। जीजाबाई जिस दुर्ग में शरणापन्न थी, वह मुगल सेना के द्वारा रीतिमत घेरा पड़ने पर नहीं ठहर सकता था।
अतएव मुगलों के चंगुल से बचने का एक ही उपाय था, जीजाबाई छुपने का स्थान मुगल सेना को ज्ञात न होने पाए। इस प्रकार शिवाजी का शेषव काल संकट तथा आश्वासन के बीच बदलते हुए वातावरण में व्यतीत हुआ। जिस समय शिवाजी 6 वर्ष के हुए, उस समय संकट सिर पर आ पड़ा। यह नहीं कहा जा सकता कि जीजाबाई के छुपने का स्थान मुगलों को कैसे ज्ञात हुआ। या तो किसी मावला ने लोभ के वशीभूत होकर वह भेद मुगलों को बतला दिया, या कुछ संयोग ही ऐसा बना कि मुगलों का अनुमान ठीक निकला। जीजाबाई अचानक मुगलों के हाथों में जा पड़ी, किंतु फिर भी वे लोग शिवाजी का संधान नहीं पा सके। संभवतः जिस बेला में जीजाबाई अपने पकड़ने वालों के साथ विवाद करके अवकाश निकाल रही थी, उसी बेला में कोई स्वामी भक्त सेवक बालक शिवाजी को लेकर चुपचाप दुर्ग के पिछले द्वार से खिसक गया और गहन वन में जा छुपा। मुगल सेना का एक शिविर उस समय त्रयंबक में था। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक पावन तीर्थ है। नगर के पार्श्ववर्ती कृष्णकाय पर्वत पर ही वह स्रोत है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। आज यह स्थान जनसंकुल है, किंतु बंदीकृता जीजाबाई की पालकी ने जिस समय इस नगर के अपावृत द्वार में प्रवेश किया, उस समय इस नगर के वास स्थान विध्वंस थे और गली मोहल्ले जनशून्य। जीजाबाई के हृदय में एक ही आशंका खटक रही होगी, मुगलों ने उनको पकड़ लिया था। एक न एक दिन वे उनके पुत्र को भी पकड़ लेंगे। इस शिविर का मुगल सेनापति अन्य सेनापतियों की अपेक्षा अधिक सज्जन निकला, किंतु उसकी सज्जनता उसकी उदासीनता का ही परिणाम था। जीजाबाई का मूल्य उसके लिए एक बंदगी के रूप में ही हो सकता था, किंतु शाहजी ने तो बीजापुर में जाकर एक और विवाह कर लिया था। हाँ, यदि शाहजी के पुत्र पकड़े जाते तो दूसरी बात होती। पुत्र के पकड़े जाते ही पिता के होश ठिकाने आ जाते। सेनापति ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे लोग अपनी खोज और भी तीव्र कर दे, और जीजाबाई को उसने एक दुर्ग में बंदी कर दिया। स्वामी भक्त सेवक 3 वर्ष तक शिवाजी को अपने साथ लेकर उस पार्वत्य प्रदेश में छुपे रहे। मुगल लोग प्रतिपल उनका पीछा कर रहे थे। सर्दी के दिनों में, गर्मी की हुमस में और वर्षा काल में भी वे अनवरत एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर दौड़ते रहते थे। उनको कहीं भी टिक जाने का साहस नहीं होता था। संकट सब समय सिर पर था। बालक शिवाजी के मानस पर इन 3 वर्षों में एक सुनिश्चित संस्कार अंकित हो गया। अधिकांश उच्च वर्गीय हिंदुओं ने मुस्लिम राज्य को दुनिवार्य मान दिया था। वे मुस्लिम दरबारों की विलासिता से विमोहित हो चुके थे, किंतु शिवाजी का शेषव काल ऐसे लोगों के बीच व्यतीत हुआ जो अभी तक मुस्लिम सत्ता के सामने नतशीर्ष नहीं हुए थे। मालवे लोगों के बीच तथा वन प्रांत के छोटे छोटे गांवों में उनके समवर्गीय हिंदू बालक मुसलमान नवाबों के पड़ोस में रहते थे। उनका अपमान होता रहता था और कभी कभी उनको दंडित भी किया जाता था, किंतु उनके मानस में विद्रोह नहीं जागता था। वे इस समस्त विडंबना को चुपचाप स्वीकार कर लेते थे। किंतु शिवाजी के लिए तो मुसलमान लोग वे लोग थे जो उनकी माता को पकड़ ले गए थे और जो स्वयं उनको भी सुख की सांस नहीं लेने देते थे। उनके लिए मुसलमान लोग असुर बन गए। शिवाजी जिस समय 10 वर्ष के थे, उस समय उनकी माताजी बंधन से निकल भागी। उस घटना के विषय में हमको कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। वे पुनरेण पार्वत्य प्रदेश में अपने पुत्र से आ मिली। पुत्र से पुनर्मिलन की यह आशा एक बार तो क्षीण हो चुकी होगी। बंदी गृह के एकांतवास में उनका ध्यान अधिक धर्म चिंतन की ओर चला गया था। इसलिए अब उनको विश्वास हो गया कि पुत्र के साथ उनका ये पुनर्मिलन उनकी प्रार्थना से प्रादुर्भूत चमत्कार ही है। अब अवकाश पाकर माता और पुत्र पार्वत्य प्रदेश के ही किसी स्थान में काल यापन करने लगे। शिवाजी प्रतिपल अपनी माताजी के साथ वार्तालाप करते रहते थे और जीजाबाई ने उनको हिंदू जाति की अतीत गौरव गाथा सुना डाली। शिवाजी को अब ज्ञात हो गया कि उनका पितृकुल पुरातन काल में स्वाधीन है और सत्तारूढ़ था, जब हिंदुस्तान की धरा पर हिंदू जाति का ही आधिपत्य था।
दिल्ली और बीजापुर के बीच संधि वार्ता चल रही थी। सन 1637 में संधि हो गई। उस संधि के अनुसार सुल्तान ने शाहजहां का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और वह कर देने के लिए भी प्रस्तुत हो गया। तब मुगल साम्राज्य तथा बीजापुर राज्य के बीच सीमांत का निर्णय हुआ और सीमांत रेखा उस प्रदेश के ठीक उत्तर में पड़ी जो कि शिवाजी के पितामह मालोजी को जागीर के रूप में प्राप्त हुआ था। युद्ध का अंत होते ही शाहजी ने अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र को बीजापुर बुला भेजा। इस प्रकार शिवाजी ने प्रथम बार उस पार्वत्य प्रदेश से बाहर पदार्पण किया जहां उनका विद्रोही बाल्यकाल व्यतीत हुआ। वैसे ये यात्रा उनके मानस के लिए संतापकारी रही होगी। मार्ग का समस्त प्रदेश युद्ध में विध्वस्त हो चुका था। गांव जला दिए गए थे, नगर उजड़ चले थे, मंदिरों को जानबूझकर भग्न तथा भ्रष्ट किया गया था। जो थोड़े बहुत वृक्ष बचे थे वे भी जलाकर काले ठूंठ रह गए थे और दूर दूर तक एक निर्जन प्रांत का प्रसार था। बीजापुर के सानिध्य में पहुंचकर ही उन्होंने सर्वप्रथम एक सभ्य जीवन तथा समृद्धि का साक्षात्कार किया।